सुप्रभात। मैं राजेश नारायण आप सभी को अपने YouTube चैनल ऑल गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आइए आज के ताज़े एवं मुख्य खबर पर नज़र डालते हैं। झारखंड के कोडरमा में नाव पलटने से 2 बच्चों समेत 8 डूबे, 2 ने तैरकर बचाई जान। कोडरमा के मरकोचो स्थित पंचखेरो जलाशय में रविवार को नाव पलटने से 8 लोग डूब गए हैं। नाव में नाविक समेत कुल 10 लोग सवार थे। नाव पलटते ही नाविक और एक अन्य ने तैरकर अपनी जान बचाई, जबकि 8 लोग लापता हैं। इनकी तलाश के लिए NDRF की टीम लगाई गई है। हादसे के शिकार लोग गिरिडीह जिले के राजनाधार थाना के खेतो गांव के निवासी हैं। प्रशासन के हादसे की ओर से जांच आदेश जारी किया गया है। घटना स्थल कोडरमा और गिरिडीह सीमा पर स्थित है। हादसे में शिकार लोग सुबह करीब 9:30 बजे पंचखेरो डैम घूमने गए थे। नाविक के पास सेफ्टी जैकेट तक नहीं थी। नाव में 4-5 लोग को बैठने की क्षमता थी, लेकिन नाविक समेत 10 लोग सवार थे। जैसे ही नाविक डैम के बीच स्थित भार अधिक होने के कारण डूबने लगी। इसमें सवार लोग चिल्लाने लगे, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई बचाने वाला नहीं मिला। हादसे के बाद केवल प्रदीप सिंह और नाविक रोहित की तैरकर बाहर निकल पाए। प्रदीप ने बताया कि 6 अन्य के साथ उसके 2 बच्चे भी डूब गए हैं। घटना के बाद जलाशय के समीप आसपास के गांवों से सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ी थी। हादसे की जानकारी मिलते ही कोडरमा DC आदित्य रंजन SP कुमार गौरव की घटना स्थल पहुंचे। अधिकारियों ने लोगों को घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रदीप सिंह ने बताया कि अपने 2 बच्चों समेत 9 लोग के साथ वह पंचखेरो जलाशय घूमने आया था, जहां उन्होंने डैम किनारे खड़े नाविक रोहित को नाव में घूमने के लिए कहा। नाविक ने इसके लिए 300 रुपये लिए और फिर सभी को नाव में बैठाकर डैम की सैर कराने लगे। जैसे ही नाव डैम के बीच पहुंची तो जर्जर नाव में अपनी पानी भरने लगी। नाव का पिछला हिस्सा डूबने लगा। इससे सभी लोग घबराकर चिल्लाने लगे और देखते देखते नाव पानी के अंदर डूब गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पंचखेरो डैम के कुछ लोगों डूबने की खबर है। प्रशासन लोगों की मदद के लिए हर संभव कार्य किया जा रहा है। लापता लोग सुरक्षित हैं, वही कामना किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो CM खनन लीज मामला सामने आया है। हेमंत सोरेन की याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार। हाई कोर्ट के फैसला की चुनौती दे दी है। सुप्रीम कोर्ट झारखंड सरकार और राज्य सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल 2 अलग अलग याचिकाओं को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का पर सोमवार को सहमत में लिया गया है। ये याचिकाएं हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देते हुए दाखिल की है कि जिसमें खनन पट्ट जारी करने की कोशिश की है। अतिनियताओं के साथ मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच की मांग वाली एक जनहित याचिकाओं की सुनवाई के लिए तस्वीर स्वीकार कर लिया गया है। प्रधान न्यायाधीश NV रमन, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिंसा कोहली को पीठ के वरिष्ठ वकीलों कपिल और मीनाक्षी अरोड़ा के उस प्रतिवेदन पर गौर किया जिसमें मामले में दर्ज सुनवाई करने का अनुरोध किया है। दोनों अधिवक्ता क्रमशः झारखंड सरकार और मुख्य सरकार की ओर से पेश किए हुए हैं। प्रधान न्यायाधीश ने कहा है कि हम इसे सूचीबद्ध करेंगे। झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल याचिकाओं में खनन पट्ट जारी किया गया है। अधिनियम और मुख्यमंत्री के परिजनों तथा सहयोगी द्वारा कथित और संचालित फर्जी कंपनियों के लेन देन को लेकर जांच करने की अनुरोध किया गया है। हाई कोर्ट ने संबंधित याचिकाओं को मंजूर कर लिया है। अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो झारखंड में कोरोना टीकाकरण की बड़ी रफ्तार। 4 करोड़ 10 लाख डोज लग चुकी है वैक्सीन। झारखंड में कोरोना टीकाकरण के तहत अब तक 4 करोड़ से अधिक डोज के वैक्सीन लग चुकी है। रविवार को यह आंकड़ा 10 करोड़ 10 लाख 39,956 लोग पहुंचे थे। इनमें पहली एवं दूसरी डोज के अलावा बूस्टर डोज भी शामिल हैं। इधर कोरोना टीकाकरण के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को बूस्टर डोज मुफ्त लगाने के राज्य में टीकाकरण में तेजी आई है। राज्य में महज 15 से 17 जुलाई में 72,256 लोगों ने कोरोना टीकाकरण का बूस्टर डोज लगवाया है। इनमें 33,382 नागरिक उस आयु वर्ग के हैं जिन्हें अभी तक बूस्टर डोज नहीं अस्पतालों में निर्धारित राशि के भुगतान पर लगाई जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन लोगों को भी 18 से 59 वर्ष के नागरिकों को बूस्टर डोज का टीका लगाना अनिवार्य किया गया है, जहां अभी तक इस आयु के वर्ग के नागरिकों को बूस्टर डोज का टीका लगाना शुरू नहीं हुआ था। इन जिलों में किसी भी निजी अस्पतालों में बूस्टर डोज नहीं लगवाया जा रहा है। राज्य में 15 जुलाई से पहले 4,77,468 लोगों को यह बूस्टर डोज लग सकी थी। अब तक 17 जुलाई तक यह संख्या बढ़कर 5,19,729 हो गई है। 18 से 59 वर्ष के नागरिकों के यह बात तो मुफ्त बूस्टर डोज से पहले 62,197 को ही बूस्टर डोज लगी थी।
3 दिनों बाद बूस्टर डोज लेने वाले इस आयु के नागरिकों की संख्या बढ़कर 95,579 हो गई है। 15 जुलाई से पहले इस आयु के वर्ग के लोगों को जितने भी नागरिकों को बूस्टर डोज टीकाकरण लगाया गया था, उनमें अधिसंख्यक रांची, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, धनबाद तथा रामगढ़ के थे। अन्य कुछ जिलों की छिटपुट संख्या में बूस्टर डोज लगी थी। वहीं गढ़वा, गोड्डा, गुमला, जामताड़ा, खूंटी, कोडरमा, लातेहार, पाकुड़, सिमडेगा के इस आयु के वर्ग के एक भी नागरिक को बूस्टर डोज नहीं लगवाया गया है। बता दें कि राज्य में 18 से 59 वर्ष के नागरिकों को मुफ्त बूस्टर डोज मुख्य रूप से 16 जुलाई से ही लगनी शुरू हुई है। राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी होने के कारण 15 जुलाई को कुछ जिलों में संख्या के अनुसार यह डोज लगाई गई है। अभियान चलाकर 30 सितंबर तक सभी व्यक्तियों को बूस्टर डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्रीय विश्वविद्यालय में संविदा वाले शिक्षकों को अस्थायी रूप से शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। MOE द्वारा बताया गया कि शिक्षा मंत्री के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का सोमवार को बड़ा बयान सामने आया है। आयोग ने कहा है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में संविदा वाले शिक्षकों के साथ अस्थायी शिक्षकों के रूप में शामिल करने के लिए प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहा है। इस बात की जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री सुभाष सरकार ने सोमवार को लोकसभा में एक लिखित प्रश्न उत्तर की सजा दी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में संविदा वाले शिक्षकों को अस्थायी शिक्षक के रूप में सहमति करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हालांकि शिक्षा मंत्री और UGSC ने समय पर सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय से पदों को नियमित आधार पर भरने का अनुरोध किया है। सरकार द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार केंद्रीय विश्वविद्यालय में अस्थायी पदों पर 3,904 शिक्षक कार्यरत हैं, जिनमें 122 संविदा के आधार पर हैं, जबकि 1820 अनुबंध के आधार पर, वहीं 1931 अतिथि संकाय के रूप में कार्यरत हैं। सरकार ने बताया कि केवल 2 विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय में संविदा संकाय, वहीं दूसरी तरफ DU अधिकतम अतिथि शिक्षक यानी कि 248 अतिथि संकाय हैं। इनके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 150 और मणिपुर विश्वविद्यालय इम्फाल में 129 हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री सुभाष ने बताया है कि DU उन विश्वविद्यालय भी लगे हैं यहाँ पर अनुबंध आधार पर नियुक्त किए जाएंगे। अधिकतम शिक्षक 244 हैं, जबकि AMU 159 के साथ दूसरे स्थान पर हैं और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली 120 के साथ तीसरे स्थान पर आता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में इन हिस्सों में होगी जमकर बारिश, जारी किया येलो अलर्ट। जैसा कि बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली NCR में पिछले दिनों हुई बारिश बाद में एक बार फिर से उमस भरी गर्मी बढ़ गई है। इसी बीच मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारतीय मौसम विज्ञान IMD ने बताया है कि पूर्वोत्तर राज्यों और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में सोमवार 18 जुलाई से और उत्तर पश्चिम भारत में मंगलवार 19 जुलाई यानी कि आज से बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना बताई जा रही है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के लिए महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश के कई जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट रखा है। साथ ही उसने बताया है कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय और विदर्भ के अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश का संभावना बताया है। IMD के पूर्व अनुमान में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, उड़ीसा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है। जैसा कि बताया जा रहा है कि दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले दिनों बारिश हुई। मौसम कार्यालय के अनुसार इस सप्ताह शहर के बारिश की गतिविधियां तेज होने की उम्मीद बताई जा रही है। इसके साथ ही इसके अलावा कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आने की संभावना बताई जा रही है। पूर्वानुमान के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून की ट्रफ रेखा उत्तरी भारत की ओर स्थानांतरित हो गई है, जिसके चलते 19 से 20 जुलाई तक दिल्ली के आसपास इलाकों में बारिश की संभावना बताई जा रही है। हिमाचल प्रदेश में 21 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाकों और मध्य पहाड़ियों के भारी बारिश भविष्यवाणी की है, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हो सकती है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि भारी बारिश में भूस्खलन के अलावा पानी और बिजली की आपूर्ति और संचार जैसी आवश्यकताएं सेवाएं की बाधित हो सकती है। सावन सोमवार को बाबा बैजनाथ के लिए 12 किलोमीटर की लगी लाइन। सुल्तानगंज से 1 लाख कंवरिया जल लेकर बैजनाथ पहुंचे। सावन के पहले सोमवार पर देवघर में भक्तों की भीड़ उमड़ी है। बाबा बैजनाथ के जलाभिषेक के लिए भक्त रविवार को करीब रात 10 बजे से लाइन में लगे थे। सोमवार की सुबह 3 बजे तक 12 किलोमीटर से लंबी लाइन लगी हुई थी।
पूरी रात इंतजार के बाद सुबह 4 बजे तक बाबा का जलाभिषेक किया गया। देवघर में सुबह 3 बजे बाबा बैजनाथ का द्वार खुला किया गया। विधि विधान के अनुसार सावन के सोमवार की पहली सरदारी पूजा की गई। पंडा समाज की विशेष पूजा लगभग 55 मिनट तक चली। इसके बाद आम भक्तों को बाबा को स्पर्श किए बगैर बाहर से ही जल ढारकर जलाभिषेक कराया गया। इधर बिहार से सुल्तानगंज में कंवरियों की भीड़ भारी थी, लेकिन सावन मेला के 5वें दिन और सावन की पहली सोमवारी पर करीब 1 लाख श्रद्धालु यहां पर पहुंचे। पहले गंगा स्नान किया, उसके बाद कांवर लेकर बैजनाथ धाम के लिए रवाना हुए। इस बार सुल्तानगंज से देवघर जाने के लिए कच्ची कंवरियों पथ पर सफ़ेद बालू का परत बिछाए जाने की यात्रा काफ़ी हद तक आसान पड़ गई है। रविवार की रात बाबा मंदिर के बाद शिव गंगा पर काफ़ी भीड़ रही थी। भक्त रात को ही जल लेकर लाइन में लगे हुए थे। रात में स्नान कर भक्तों को लाइन में लगे गए और सुबह बाबा के जलाभिषेक किया। मंदिर प्रशासनों ने पहली सोमवारी को लेकर लाइन की व्यवस्था कराई थी। बताया जा रहा है कि 12 किलोमीटर से लंबी लाइन सुबह तक लगी हुई थी। सावन के पहले सोमवार पर बाबा पर जल ढारकर पूजा अर्चना के साथ सुबह 3:05 पर खोला गया था। इसके बाद मंदिर प्रांगण की स्थिति चंद्रगुप्त कांचा जल से बाबा को जगाया गया। लगभग 20 मिनट तक बाबा को कांचा जल पंडा समाज ने चढ़ाया। इसके बाद विशेष सरदारी पूजा की गई। बाबा को कांचा जल चढ़ाकर उसने पूजा अर्चना के लिए अनुमति ली जा रही है। इसके बाद ही बाबा की सरदारी पूजा की जाती है। सावन के पहले सोमवार को सरदारी पूजा में बाबा को चंदन के लेप के साथ विभिन्न प्रकार के सुगंधित पुष्पों के सहित बेलपत्र अर्पित किया गया है। 28 मिनट तक चली सावन की पहली सरदारी पूजा के बाद लगभग 4 बजे तक आम भक्तों के अर्घ्य के जलाभिषेक कराया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आज़ादी के बाद पहली बार अनाज पर कल से आटा 130 रुपये, चावल 400 रुपये प्रति क्विंटल की महंगा किया गया है। जैसा कि उन्होंने बताया है कि आज़ादी के बाद 75 वर्ष में पहली बार अनाज एवं अनबिग्रेड खाद्य वस्तुओं पर सोमवार से जीएसटी लागू हो जाएगा। अब तक चावल, आटा, गेहूं, मैदा, सूजी, दही, छाछ, अन्य प्रीपेड अनाज, बीज आदि पर 5% जीएसटी लगेगा। केंद्र सरकार के इस निर्णय से हर घर का बजट बिगड़ेगा। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं और जब आटा, चावल और दाल के दाम बढ़ने से उपभोक्ताओं पर महंगाई की मार और बढ़ गई जाएगी। सोमवार से आटा के दाम 130 रुपये और वनस्पति चावल के दाम 400 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया है। फ्लोर मिल संचालक राजेश कुमार के अनुसार वर्तमान में गेहूं के आटा का दाम 2600 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। 5% जीएसटी लगाने के बाद उपभोक्ताओं को 2730 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा। राइस मिल संचालक अमृत लाल ने बताया है कि वर्तमान में वनस्पति चावल 8000 से 9500 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। जीएसटी लागू होने के बाद इसके दाम बढ़कर 8400 रुपये से 8475 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। इसी तरह दाल, मैदा सहित अन्य खाद्य सामग्रियों के दाम में भी इजाफा हो गया है। व्यक्तियों के अनुसार आज़ादी के बाद देश में पहली बार अनाज सहित अन्य खाद्य पदार्थों पर टैक्स लगाया गया है। इससे पहले कभी भी दाल, चावल पर टैक्स नहीं लगाया गया था। खाद्य वस्तुओं को जीएसटी लागू करने के विरोध में शनिवार को अनाज मीडिया के व्यापारियों को दुकानें बंद रखकर विरोध किया था।